क्लास आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है इसको बताने के लिए मैंने दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चन से मैंने ये वाली बात आपको एक्सप्लेन कर दी। पहले मैं सेकंड वाले कॉलम पर आती हूँ। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9 है। इसके डाटा से मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा है कि नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप्स मिलते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो यहाँ पे दो आइसोटोप दिए गए, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। यहाँ पे 35, 37 क्या है? ये इनके मास है ना। 35 एक क्लोरीन आइसोटोप का मास है। आइसोटोप में यही होता है ना, मासेस अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अच्छा, ये दोनों क्लोरीन जब नेचर में मिलते हैं तो 35, 37 का जो मिक्सचर होता है उसमें 35 की परसेंटेज अमाउंट को परसेंटेज अबंडेंस लिखा गया है। ये परसेंटेज अमाउंट 75.77 मिलता है। ठीक है, और इसी तरह से जो क्लोरीन 37 है उसका परसेंटेज अमाउंट 24.23 मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाटा में दिया है। अच्छा, इनके एग्जैक्ट मोलर मासेस या एटॉमिक मासेस आपको दे दिए गए 35, 37 तो राउंड ऑफ करके लिखे गए। ठीक है ना, एग्जैक्ट मास 34.968 हो जाएगा और ये 36.9659 हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, अगर कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखना है तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम 35 लिखें या 37 लिखें, क्योंकि नेचर में तो क्लोरीन 35 भी मिलता है मास का और 37 मास का भी मिलता है। तो ऐसे में साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि अर्थ पर हर जगह जहां पर भी हमें क्लोरीन का मिक्सचर मिलता है 35, 37 लगभग इस रेशो में मिलते हैं। ठीक है, 75 और 25% के रेशो में मिलते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक वे आउट निकाला कि क्यों ना हम इसका एक थ्योरेटिकल मास बना लें। ना तो हम उसका रियल मास 35 रखेंगे न्यूमेरिकल में, ना हम उसका रियल मास 37 रखेंगे। हम उसका एक कैलकुलेटेड मास रखेंगे जिसको कहा गया इन दोनों मासेस का एवरेज। ठीक है, तो टॉपिक बन गया एवरेज एटॉमिक मास, जो यहाँ पर टॉपिक है। और ये एटॉमिक मास एवरेज कैसे रखा गया? जैसे 35 है, ये 35 का परसेंटेज अमाउंट है, 75% है, 75.77% ये मिल रहा है नेचर में। ठीक है, तो ये 75.77 अपॉन 100 इसका फ्रैक्शन ले लिया इनटू इसका मोलर मास प्लस क्लोरीन 37 का परसेंटेज अमाउंट क्या था 24.23 अपॉन 100 हो जाएगा इनटू 36. ये जो भी 9659 है, मैंने फिलहाल इन दोनों के खाली लास्ट के 2 डिजिट्स रखे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से हम इसका एवरेज सिंपली जो एवरेज निकालेंगे मास और अबंडेंस के मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, ऐसे आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कार्बन का। ये जो थ्योरी है वहां से मैंने इंटेक्स से एग्जांपल लिया है। कार्बन की 3 आइसोटोप से जो नेचर में मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, ये डाटा आपकी बुक में दिया है कि इन तीनों आइसोटोप्स का जो अमाउंट होता है, परसेंटेज अमाउंट या परसेंटेज अबंडेंस इतना 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 परसेंट है। परसेंट यानी 100 में से अमाउंट देखा गया है। ठीक है, और इनके जो एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस है 12 है, 13.003 इसको हम 13 ही लिख देते हैं और 14.003 इसको भी हम 14 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि जब आप न्यूमेरिकल में कार्बन का मास अप्लाई करें तो क्या करेंगे? ठीक है, तो एग्जैक्टली हम 12, 13 या 14 ना लिख करके हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो ये डाटा से कैसे करेंगे? कार्बन 12 का परसेंटेज अमाउंट कितना था 98.89, तो आपने लिखा 98.89 अपॉन 100 इनटू जो भी इसका मास है प्लस कार्बन 30 का परसेंटेज अमाउंट कितना था 1.108%, तो दिस मच परसेंट अमाउंट अपॉन 100 इनटू इसका मोलर मास प्लस कार्बन 40 का परसेंटेज कितना था 2 × 10⁻10 अपॉन 100 इनटू जो इसका मोलर मास है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं समेशन ऑफ, इट इज समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर मासेस एंड परसेंटेज अमाउंट। तो ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है एवरेज एटॉमिक मास का जनरल फॉर्मूला, देखिए बताइए क्या ये समझ में आ रहा है? एवरेज एटॉमिक मास का जनरल फॉर्मूला क्या बना? इट इज समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस जो दिया गया है अपॉन 100। ठीक है, इस तरह से आप उस मॉलिक्यूल का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं जो कि इसका थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मास होता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए।
हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हेडिंग हो गई एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों में पहले मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्लेन करूंगी और एम्पिरिकल फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन से ही मैं आपको बता रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1.3 और क्वेश्चन इज डिटरमिन दी empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, जब भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो आपको उन एलिमेंट्स का सिंबल और उनके कुछ ना कुछ परसेंटेज अमाउंट दिए होते हैं। ठीक है, आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला कॉलम है एलिमेंट का। जो भी क्वेश्चन गिवन, जो भी एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आयरन गिवन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये O है, इट्स नॉट O2, ऑक्सीजन एटम है, तो मैंने यहाँ पे O लिख दिया, मैं इसे करेक्ट कर रही हूँ। तो आयरन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने एलिमेंट के सिंबल लिख दिए, आयरन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट कितना है, 30.1, तो मैंने ऑक्सीजन के सामने इसका परसेंटेज अमाउंट का कॉलम बनाया 30.1%। ठीक है, आयरन का कितना है, 69.9% है, तो आयरन के सामने मैंने लिख दिया 69.9%। ठीक है, तो ये जो दो कॉलम है ये तो क्वेश्चन के ही बने, एक एलिमेंट का और दूसरा उसके परसेंटेज अमाउंट का। ठीक है, अगला कॉलम अब बनेगा इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का। ठीक है, आयरन का एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया होता है, ये ब्रैकेट में आगे, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ब्रैकेट में आगे मेंशन है कि आयरन का एटॉमिक मास 55.85 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप लोग जानते हैं 16 होता है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में एटॉमिक मासेस लिख दिए। अब आपको इन दोनों एलिमेंट्स के मोल निकालने हैं। मोल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर मासेस तो ये रहे ना, जो एटॉमिक मासेस है वही मोलर मासेस है, लेकिन वेट क्या रखना है, जो भी आपको परसेंटेज अमाउंट दिया है उसी मैग्नीट्यूड को वेट की जगह पर रखना है, उसको 100 से डिवाइड नहीं करना है। जो भी परसेंटेज का अमाउंट है वही ग्राम की फॉर्म में यूज कर लीजिए। तो देखिए आयरन का 69.9% था, तो मैंने यहाँ पे वेट की जगह 69.9 को एज इट इज रख लिया, डिवाइडेड बाय आयरन का मोलर मास हो गया 55.85। इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट क्या था, 30.1 था, तो मैंने 30.1 को ग्राम की जगह रख लिया और डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 16 कर दिया। ठीक है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन से मुझे 1.25 मिला, इस डिवीजन से मुझे 1.88 मिला। ठीक है, यानी आपने इन दोनों के मोल फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में ध्यान से देखो कौन सा मोल कम है। ये 1.25, ये वाली वैल्यू छोटी है, लेस नंबर है इन दोनों में। 1.25 और 1.88 को कंपेयर करिए, 1.25 कम है, तो 1.25 को आप इन दोनों वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। मतलब एक बार 1.25 को 1.25 से ही डिवाइड करिए, दूसरी बार में 1.88 को 1.25 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी छोटे नंबर को दोनों नंबर से डिवाइड करना है। इस डिवीजन में तो 1 ही आना है। ठीक है, और इस डिवीजन में ये वैल्यू आई मेरे पास 1.5। ये वैल्यू क्या है, जब मैंने छोटे मोल को दोनों वैल्यू से डिवाइड किया तो मुझे सिंपलेस्ट मोलर रेशो यहां पर मिल गया। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। लेकिन इस रेशो की एक परेशानी क्या है, इसकी दोनों नंबर होल नंबर नहीं है। 1 तो है लेकिन 1.5 होल नंबर तो नहीं होगा। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए होल नंबर की जरूरत है, तो मैं इन दोनों नंबर को किसी ऐसे मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि दोनों नंबर होल नंबर, इन्हें राउंड ऑफ नहीं करना है। 1.5 तो बिल्कुल 5 सेंटर में है, ना इधर ना उधर, राउंड ऑफ नहीं करना है आपको। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होल नंबर 2 बन जाता है, ये होल नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हेडिंग बन जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। यहां था सिंपलेस्ट मोलर रेशो, यहां था सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। तो अब मुझे आयरन के लिए और ऑक्सीजन के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो मिल गए, और वो जो नंबर मिले हैं वही एम्पिरिकल फॉर्मूला में अपीयर होंगे, यानी Fe2O3 इस आयरन के ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप इसे नोट करिए।
चलिए 11th क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, मैंने बाहर से लिया है। ये क्वेश्चन इज डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैविंग 29.11% सोडियम, 40.51% सल्फर एंड 30.38% ऑक्सीजन। ठीक है, सेम मैनर में एक बार ट्राई करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट कॉलम किसका बनेगा? एलिमेंट्स का बनेगा। आपने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम किसका बनेगा? क्वेश्चन में इन तीनों के परसेंटेज अमाउंट का बनेगा। मैंने सोडियम का परसेंटेज अमाउंट रखा है, सल्फर का रख दिया है और ऑक्सीजन का प्लेस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड कॉलम बनेगा तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का। सोडियम का ये भी क्वेश्चन में दिया होता है, कुछ आपको ये तो पता होना चाहिए। सल्फर ऑक्सीजन, सोडियम 23 होता है और सल्फर 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, तो अपने एटॉमिक मास रख दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज अमाउंट को वेट की तरह से आपको कंसीडर करना है और परसेंटेज अमाउंट और एटॉमिक मास को मिला के मोल निकाल लीजिए। तो मैंने परसेंटेज अमाउंट अपन एटॉमिक मास का फॉर्मूला रखा, तो ये 29.11 परसेंटेज अमाउंट अपॉन एटॉमिक मास 23, ये आ गया डिवीजन। सल्फर में परसेंटेज अमाउंट 40.51 अपॉन 32, ये दोनों आ गया, ये डिवाइड करके वैल्यू आ गई। ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट 30.38 अपॉन 16, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां पर मैंने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। अब इन मोल में मुझे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको देखना है, तो बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? ये 1.266, दोनों में सेम है। ठीक है, ये तो बड़ी वैल्यू है ना, तो इस छोटी वैल्यू को तीनों मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आपने 1.266 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी। इन दोनों में तो 1 ही आ गया, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू थी, और यहां पर वैल्यू आई 1.5। ये क्या निकला? सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकला है। ठीक है, लेकिन इसमें थर्ड नंबर वाली वैल्यू होल नंबर नहीं है, मुझे होल नंबर चाहिए, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो में। और क्योंकि यहां पर भी 1.5 ही है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों नंबर को, तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, और 1.5 इंटू 2 यानी ये हो गया 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए सोडियम का नंबर कितना आया? सोडियम आ जाएगा 2, ठीक है, सल्फर कितना आया 2, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम थायोसल्फेट, इस सॉल्ट का नाम होता है। मैं इसको एक बार ऊपर लिख देती हूँ। इसका आंसर फाइनली मेरे पास क्या निकला? Na2S2O3। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया है।